तो स्ट्रक्चर के हवाले से ये चीजें आपके ज़हन में जरूर होनी चाहिए। अब इसमें रिकमेंडेशन जब बना रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस होने के लिए किन तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, जिस हद तक हो सकता है कि जो भी स्पेसिफिक चीज है उसमें बहुत जनरल नहीं होना चाहिए, बड़ा स्पेसिफिकली चीजों को बयान करना चाहिए कि आप ऑडिटर क्या चाहता है, ताकि वो मैनेजमेंट को भी समझा सके कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और रीडर को भी बता सके कि हम क्या चाहते हैं, और जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंटेबल होनी चाहिए ताकि अल्टीमेटली ऑडिट एक्टिविटी का कुछ बेनिफिट होना चाहिए। हम आमतौर पर ये कहते हैं कि ऑडिटर्स आर फ्रेंड्स, दे आर नॉट फोर्स। नहीं, ऑडिटर जो है वो दुश्मन नहीं है किसी भी एंटिटी का, वो फ्रेंड्स हैं। वो ये चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट को गाइड करें जिन चीजों को उसको क्लैरिटी नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन की गाइडेंस उसको प्रोवाइड करें कि वो ताकि अंदर से अपने मामलात को ठीक कर लें। ऑडिट हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वो बस सारे फॉल्ट फाइंडिंग ही करता रहे हर वक्त, वो ये भी चाहता है कि ऑडिट की वजह से महकमे के अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, कंट्रोल्स बेहतर होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो बनाने के प्रिंसिपल्स हैं वो इंप्रूव होने चाहिए, वहाँ पे जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो इंप्रूव होनी चाहिए, और ताकि वहाँ पे जो कम से कम जो है रिकमेंडेशन वो एरर्स वो होनी चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो इंप्रूव हो सके अल्टीमेटली। गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो ये इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस ही ऑडिट का एक वन ऑफ द वो रिक्वायरमेंट है, ये जो ख्वाहिश है वो होनी चाहिए, वो जो उसकी वैल्यू है उसमें शामिल है कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट के सिस्टम में। तो मैं आमतौर पर एक और भी लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, एक तो ये ना कि जी वी आर फ्रेंड्स, यानी एज ऑडिटर वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फोर्स। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ऑडिट वाले जब आते हैं किसी महकमे में, वो दे कम टू टीच पीपल नॉट टू टीज द पीपल, यानी हम वहाँ पे टीचिंग करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आते हैं लोगों को। आप जब तक लेकिन उनकी गलतियां, जो उनके एरर्स हैं, जो उनकी मिस्टेक्स हैं, जो अगर फ्रॉड हो गए हैं, वो जब तक आप बयान नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इस महकमे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। वो आप बयान करते हैं एज एन ऑडिटर, लेकिन अल्टीमेटली आप ये चाह रहे हैं कि हम इनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करके जाएं ताकि इस महकमे में इंप्रूवमेंट आ सके। अब अगर वहां पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की करने के लिए गवर्नमेंट ऑडिट कहता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि बी एड्रेस टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वो जो रिकमेंडेशन है वो अगर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही है या मुख्तलिफ लोगों के बारे में, उनके बारे में अगर बात कर ली है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए जरूरी है कि वो रिकमेंडेशन क्लैरिटी से बताए ताकि उसमें इंप्रूवमेंट आ सके, और जो चांसेस हैं नॉन इम्प्लीमेंटेशन के वो ना रहे, और इम्प्लीमेंट होने के जो चांसेस हैं वो बेहतर तरीके से। ऐसे गोल मोल किस्म की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल को फोकस करके बताए कि इसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए, अगर कोई ज्यादा लोग हैं तो उस ग्रुप के बारे में बताए कि इनके बारे में क्या एक्शन होना चाहिए, वो क्लैरिटी से बताए। स्पेसिफिक भी होनी चाहिए और स्पेसिफिक टू पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी उनको एड्रेस करे कि क्या है, ये उस रिकमेंडेशन में शामिल होनी चाहिए। और आखिरी बात, कंटेन अ डेट by which the auditor would like the recommendation to be implemented. This will help to prevent unreasonable delays in implementing the recommendation. और अगर कोई रिकमेंडेशन में टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाए तो बेहतर होता है, वरना लोग सुस्त हो जाते हैं, स्लगिश होते हैं, वो टाइम से काम नहीं करते। जब टाइम उनको दे दिया जाए तो फिर कोशिश होती है कि टाइम के अंदर अंदर काम हो जाए। तो ये तीन बातें हैं कि रिकमेंडेशन को इफेक्टिव करने के लिए और इम्प्लीमेंटेबल बनाने के लिए ये तीन बातें रिकमेंडेशन में जरूर होनी चाहिए। अब ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉर्मली स्टेट द कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया ऑडिटेड, व्हाट वाज डन, उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या थी, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड, ऑडिट क्राइटेरिया क्या था, ये लॉ रेगुलेशन क्या थे जिनको हमने सामने रखा था, व्हाट वाज फाउंड, फाइंडिंग्स क्या थी और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो सारी डिटेल में आ जाती हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, और हमारी यानी इंक्लूडिंग व्हाट इज और कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, व्हाट शुड बी डन टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द एरिया में रिकमेंडेशन उसमें आ जाएगी। इन सम केसेस बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज मैनेजमेंट कमेंट्स या मैनेजमेंट रिस्पांस, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है, आती है तो जिस हद तक उसको मैनेजमेंट के रिस्पांस को उसका हिस्सा बनाया जा सकता है उस रिपोर्ट में, उस ऑब्जर्वेशन का वो बनाया जाता है, और फिर उसके ऊपर फर्दर ऑडिट कमेंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर
کوئی امپلیمنٹیشن پراپر طریقے سے ہو سکے. اب بات یہ ہے کہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں آپ الٹیمیٹلی ڈیٹرمننگ دی میسج. یعنی ساری جو آپ محنت کر رہے ہیں جو آڈٹ سائیکل سے شروع کر کے اور آخر تک جو آپ بات لے کر آ رہے ہیں اس میں میسج کیا آ گیا. From the beginning of the audit cycle, the auditor needs to keep in mind the significant issues to be addressed. As evidence is gathered, the auditor may find some issues relating to suspected weaknesses will disappear as it is found that there are no significant management weaknesses. نمبر 1 تو یہ بات ہو گئی. شروع سے آپ یہ تو رکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں ویکنیسز ہیں تو ان ویکنیسز کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو مینجمنٹ میں کے حوالے سے سگنیفیکنٹ ہیں. نیو ایشوز ول بی ڈسکورڈ دیٹ ہیڈ ناٹ بین آئیڈینٹیفائڈ اور اینٹیسپیٹڈ پریویسلی. کوئی نئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کوئی نیا ایشو آ سکتا ہے جو پہلے یا لاسٹ ایئرس میں یا پرائر ایئرس میں اس کو ہم نہیں پریویس ایئرس میں اس کو ہم نہیں وہ سامنے آ سکتی تھی تو آڈیٹر وہ چیز بھی آ جائے گی وہ ہمارے امپورٹنٹ ہے اس کو ظاہر کرنا. Other issues will remain because of their importance to the program irrespective of whether the area is well managed or not. Other issues کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کنٹینیوسلی چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی ان کو بھی اگر آپ سامنے رکھتے ہیں کہ وہ میسج ہمارا یہ کہ یہ والی مینجمنٹ جو ہے یہ جو ایشو بیان کیے جاتے ہیں آڈٹ میں بار بار ان پہ کوئی فوکس نہیں کر رہی ہے ان کو ٹھیک نہیں کر رہی ہے وہ بھی ہم نے میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے الٹیمیٹلی جو ریڈرز کو بھی اور اینٹیٹیز کو بھی اور پی ایس سی کے ریڈرز کو. تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم میسج کی ڈٹرمینیشن کر رہے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں. Ultimately, the developing conclusion and recommendation of the report should convey the message that the auditor developed during the examination phase of the audit. The report should place the findings in context, indicate the impact of what has been observed, and indicate to management the corrective actions required to prevent similar weaknesses occurring in the future. یعنی وہ تو بتانا یہ کہ ایک تو ایرر آئی سامنے اس ایرر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یہ بتانا اس کو کریکٹیو ایکشن کیا ہو سکتا ہے یہ اور اس ویکنیس کو فیوچر میں دوبارہ ری اکر ہونے سے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. The report should provide a general assessment of the strengths and weaknesses in the area examined whilst avoiding exaggerated or unsubstantiated conclusions. The report should be based on facts and avoid including assumptions that cannot be substantiated. اچھا ایسی کوئی مطلب ویکنیسز اور اسٹرینتھ ضرور بیان کرنی چاہیے اس جس ایریا کا آپ نے آڈٹ کیا ہے جس اینٹیٹی کا آڈٹ کیا ہے یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس میں آڈٹ رپورٹ میں اس کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز بتائی جاتی ہیں وہاں پہ کون سی چیزیں بہتر ہیں کون سی بہتر نہیں ہیں. تو کیا وہ عام طور پر ہم زیادہ تر پروجیکٹس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ پہ کنٹینیو رہنا چاہیے یا اس پروجیکٹ کو ختم کر دینا چاہیے. تو لیکن کوئی ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے اننیسیسری. یعنی ہم تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے آڈیٹر کو بڑے ایک کھلے دل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ایک اوپن مائنڈڈ ہو کے دیکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ وہ ریجڈ ہو کے نہیں چیزوں کو دیکھنا ہوتا بلکہ تمام پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے کنکلوژن کو سبسٹینشیٹ کر سکتا ہے ود دی ایویڈنس اور پھر وہ اگر بات بیان کرتا ہے اپنی اسٹرینتھ کو بھی اور ویکنیسز کو بھی اس جس ایریا کو اس نے آڈٹ کیا ہے تو پھر اس کے لیے وہ بہتر ہوگا. تیسری بات کیا ہے sometimes it is worth dropping some audit findings if they are of much less significance than the others, especially if they are controversial or poorly substantiated and of minor importance in comparison with the main issues and concerns. Consideration should be given to excluding minor findings where their inclusion might distract from the main message to be conveyed to entity, management, parliament and public. ایسے ایشوز ہیں اسمال ایشوز ہیں تو ان کو آپ اوائڈ کریں ان میں نہ شامل کریں تو بہتر ہے. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کنٹینشیس ہوتے ہیں جہاں مینجمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوتا ہے اور آڈٹ کا اور ہوتا ہے تو ان کو بھی وقتی طور پر باہر رکھنا چاہیے جب تک کہ ان کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں آ جاتی ان کے اوپر کوئی کنکلوژن ریکمنڈیشن آپ ایسی نہ بنائیں ان کو شامل نہ کریں رپورٹ میں ان کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اگر بعد میں ضرورت پڑتی ہے کوئی ایسی صورتیں تو پھر ہم اس کو پارلیمنٹ کو بتانے کے لیے یا پبلک کو بتانے کے لیے اس کو شامل کر لیتے ہیں. آخری بات جو ہے کہ رپورٹ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ رپورٹ کے سٹائل میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ the report should be written in a style that maintains the reader's interest. The editor should avoid as far as possible including details in the body of the report
that distract from the message. Recording stopped. جی حسنین میری آواز آ رہی ہے؟ سر آواز کلیئر نہیں ہے. حسنین جی سر ابھی آ رہی ہے آواز؟ بس آپ میں کا لائٹ آواز چلی گئی تھی clear. پھر سے ہمارا نیٹ بند. ابھی میں نے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. اب دوبارہ ہم تقریباً ہمارے چیپٹر سر آواز کلیئر نہیں ہے. سر میری آواز آ رہی ہے؟ میں دوبارہ آن لائن آ رہا ہوں. میں دوبارہ ابھی کلیئر نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ اب یہ نیٹ کے پتہ نہیں اصل میں سگنلز کا بھی ایشو ہوتا ہے نا. یہاں پہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کچھ. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر اب آ رہی ہے. جی آ رہی ہے اب. جی سر آپ آواز کلیئر ہے. جی سر جی میری یہاں ہاں جی آواز آ رہی ہے میری ابھی؟ حسنین آواز آ رہی ہے سر؟ سر آواز آ رہی ہے لیکن ہلکی سے ڈسٹورشن ہے. بس کمپلیٹ ہونے والے تو سر یہ کر لیں, میری کمپلیٹ آواز آ کر رہی لیں. ہے پلیز؟ جی سر میری آواز آ رہی ہے. سر آواز نہیں آ رہی ہے. تو ہو گیا, بس یہ لاسٹ سلائیڈ تھی. سر آواز نہیں آ رہی.
ٹیچر کی لائٹ چلی گئی ہے, آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی بھائی جان آ رہی ہے. اچھا, ٹیچر کی لائٹ چلی گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-7 منٹ انتظار کر لیں, تب میں آپ کو گروپ میں ایک کوشچن شیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے. کوشچن شیئر کر لیں گے آپ, تک انتظار کر لیں, ٹھیک ہے؟ وہ پریکٹیکل کر لیں, ٹھیک ہے؟ اوکے سر. جی سر ویٹ کریں. Nako. خرم
Recording in progress. Recording stopped. अच्छा जी, चूंकि हमारा Recording in progress. लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, या फिर मेरा नेट भी बंद हो जाता है लाइट जब चली जाती है। आज कोई मसला ऐसा हो रहा है, बार बार लाइट जा रही है हमारे इलाके में। अब हम थोड़ा सा, आवाज आ रही थी सबको? जी सर, आ रही है। चलो ठीक है। अभी हम एक प्रैक्टिकल का देखते हैं थोड़ा सा, ये कि ये जो तीन चीजें हैं ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। बेसिक प्रिसीजन, प्रिसीजन गैप वाइडनिंग और यूईएल, ये इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसको जरा हम तवज्जो से देख लेते हैं। इनको आप जरा समझ लें, और कोई प्रॉब्लम होता है तो शेयर कर लेते हैं अभी इंशाल्लाह उसको। तो ये तीन चीजें हैं। इसके लिए कल भी हमने एक ये वाला जो हमारा जो स्लाइड है, इस स्लाइड को कल भी हमने शेयर किया था। हमने देखा था कि ये स्लाइड है एक, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को की कैलकुलेशन दी गई है, और ये हमारी जो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड वर्किंग पेपर किट है उसकी जो प्लानिंग फाइल है उसमें से ली गई है। तो वहाँ पे ये सारी डिटेल इस तरह से बनाई गई है कि कौन सी कैलकुलेशन कैसे की जानी है। उसके अंदर तो चूंकि कुछ प्रोफार्मे बने हुए हैं, प्रोफार्मों में भी जाना होता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हमें पता होंगी, कुछ हमने खुद कैलकुलेट करनी होंगी। यानी मिसाल के तौर पर टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू हमें दिया होगा, उसमें से मटीरियलिटी हमने खुद कैलकुलेट करनी होगी, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर खुद कैलकुलेट करनी होगी, उसी की बेसिस पे प्लान प्रोसीजन करनी होगी। जब ये तीन चीज़ें हमें पता होंगी कि एक मखसूस कॉन्फिडेंस लेवल का पता होना भी ज़रूरी है कि किस कॉन्फिडेंस लेवल पे हम किसी एक कंपोनेंट का या एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस कॉन्फिडेंस लेवल पे हम ऑडिट कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल हम डिटरमिन करेंगे, बाकी जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, यानी बेसिक प्रिसीजन की भी और पीजीडब्ल्यू की भी, वो फिर उसके बेसिस पे होंगी। उस कॉन्फिडेंस लेवल को मद्देनजर रखना होगा। जैसे सबसे नीचे जो ये टेबल दिया गया है, इसमें से जो भी कॉन्फिडेंस लेवल आपने डिटरमिन किया है, उसी कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस को बना के फिर हम अपना सारा काम करते हैं। ये ज़हन में रखना है आप सब ने। और एक जो दूसरी बात पहले भी मैंने शुरू में भी शायद डिस्कस की थी, अभी क्या कुछ अभी स्टूडेंट्स ने ना सुना उस बात को, तो मैं वो बात रिपीट कर देता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर जो ऑडिट साइड का जो पेपर आया था, उसमें कैलकुलेशंस करनी थी आगे, प्लान प्रिसीजन की भी, बेसिक प्रिसीजन की भी, पीजीडब्ल्यू की भी कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन उसके अंदर एक नोट भी दिया हुआ था। आप मेरे उस्मान, आप मौजूद हैं? उस्मान जी सर। आप हैं, और सलमान सर वो नहीं है? चलें, नहीं है तो, और ऑडिट के बाकी साथी हैं ना मेरे, जो सुन रहे हैं ना। ये चूंकि कैलकुलेशन जो है आमतौर पर प्रैक्टिकल की ज्यादा, कुछ हिस्सा ऑडिट से रिलेटेड भी ज्यादा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं वो जरा इस बात को तवज्जो से सुन लें। अब यहाँ पे हम दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर वन ये, या तो आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं किसी एक कंपोनेंट की। चाहे होल की कर रहे हैं, कंपोनेंट की कर रहे हैं, तरीकाकार एक ही इख्तियार करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे पहले याद रखने वाली, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल आपने क्या डिटरमिन किया है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, उसी की बेसिस पे बाकी कैलकुलेशन भी, जो बाकी फिगर्स लेनी है या जो फैक्टर्स लेने हैं, उस कॉन्फिडेंस लेवल के अंडर जो भी होंगे फैक्टर्स, वो वाले यूज करने होंगे। ये लास्ट टाइम भी लास्ट जब मैंने प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर किया था, तो उसके आखिर में ये थी, इस वाले के शुरू में इसलिए लगा दी है कि जब भी आप इसका कोई हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं या आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी, ये वाली जो स्लाइड आपकी नजरों से गुजरती रहेगी इंशाल्लाह। इसमें जो भी चीजें दी गई उनको ध्यान से देखना है। हम आप आगे अगली उसमें चलते हैं, देखते हैं कि इन जो हम बीपी और ये पीजीडब्ल्यू और यूईएल, जिसको अपर एरर लिमिट हम कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन का क्या प्रोसीजर और कैसे की जाती है। ये आपके सामने एक स्लाइड आई है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो कैलकुलेशन अगर करनी है बेसिक प्रिसीजन की या प्रिसीजन गैप वाइडनिंग की, तो इसका तरीका कार क्या होगा।
नंबर 1 PGW, एक है PGW फैक्टर, एक है सिर्फ PGW। PGW यानी प्रिसीजन गैप वाइडनिंग की जो अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो कितनी है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को PGW फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी EAE जो है उसको मल्टीप्लाई करना है PGW फैक्टर के साथ। फैक्टर कौन सा होगा, जो भी कॉन्फिडेंस आपने उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिटरमिन किया है, उस कॉन्फिडेंस लेवल के अंडर PGW फैक्टर के सामने लेफ्ट राइट को जो भी फैक्टर दिया हुआ है, इस टेबल के नीचे जो टेबल दिया हुआ है वो आपने ले लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आप 95% पे कर रहे हैं तो जो PGW फैक्टर है वो 0.75, और अगर आप 90% के कॉन्फिडेंस लेवल पे कर रहे हैं तो उसके नीचे PGW फैक्टर जो है 0.59 है। तो यहाँ पे मैंने अभी कोई अमाउंट नहीं लिखी, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो भी कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपने उस कंपोनेंट का या एज ए होल जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने यहाँ PGW फैक्टर लेना होगा। अरे कॉन्फिडेंस लेवल हमने कौन सा लेना होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कौन सा लेना होगा? ये तो सवाल में दिया हुआ होगा, नहीं आमतौर पर ये देखें इसमें सारे दिए दिया हुए हुआ हैं, इसमें 70% से 99% तक दिए हुए हैं, कौन सा लेंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्वेश्चन में कोई एक दिया होगा इनमें से, तो वो जो एक दिया होगा उसी के नीचे जो चीजें आ रही है वो आपने कंसिडर करनी होगी। वहां बताया होगा कि फलां कॉन्फिडेंस लेवल पे आप इन चीजों को कैलकुलेट करें, ये बताना होगा। या अगर नहीं दिया हुआ मिसाल के तौर पर तो वो कहेगा कि किसी एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आप इसकी कैलकुलेशन करें, तो फिर आप इनमें से कोई एक, सारे नहीं लेने, कोई एक लेना होगा जिसको आप समझते हैं कि मैं इस पे कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो सारी कैलकुलेशन उसी की बेसिस पे फिर होगी। ये आपने खुद भी डिसाइड कर सकेंगे, यानी वो कोई इन जो रेंजेस दी हुई हैं, 4 लेफ्ट को दी हुई हैं, 4 राइट को दी हुई हैं, इन तमाम रेंजेस में से कोई भी एक रेंज हो सकती है, कोई भी एक कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है। अव्वल तो ये जरूर होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन के अंदर शामिल करेगा कि फलां कॉन्फिडेंस लेवल पे आप कैलकुलेशन करके मुझे दिखाएं, ठीक है जी। वरना नहीं दी हुई तो किसी एक पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मर्जी आप रख लें। बात समझ गए जी? जी सर, ठीक है सर। अच्छा आगे चलते हैं। अब PGW का जी जी बोलेंगे। रिस्क का वो परसेंटेज दे के तो नहीं हमें फंसा सकता कि इतने परसेंट, इसमें ऑडिट रिस्क की परसेंटेज का जिक्र नहीं है। अगर वो ये बताता है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि ऑडिट रिस्क इतने परसेंट है, फॉर एग्जांपल आप ठीक कह रहे हैं, चलें इस बात को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि जो ऑडिट रिस्क है, एक जो है वो अमाउंट दे देता है, 3% देता है, 5% देता है, 20% देता है, कुछ भी चले दे देता है। अगर ऑडिट रिस्क दिया हुआ है और फिर तो आपको आसान हो गया वो जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैलकुलेट करना, इसलिए कि हमें पता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ऑडिट रिस्क के कन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। जितना ऑडिट रिस्क वहां पे दिया है, अगर 5% दिया तो इसका मतलब 95% का ये कॉन्फिडेंस लेवल पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अगर 10% दिया है तो 90% पे करनी होगी। अगर 15% दिया है तो 85% के एंड सो ऑन, इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये तरीका होगा, बिल्कुल ठीक। चलिए आपने याद करा दिया कि वो अपोजिट भी हो सकता है। ये आपने ख्याल रखना होगा जब आप क्वेश्चन पेपर हल कर रहे होंगे कि वहां पे अगर ऑडिट रिस्क दिया हुआ है तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है तो फिर तो सीधी सी बात है, परेशानी की बात नहीं। उस कॉन्फिडेंस लेवल के नीचे जो फैक्टर्स हैं वो आपने यूज करने होंगे, PGW फैक्टर भी और बेसिक प्रिसीजन फैक्टर भी। अब आते हैं बेसिक प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट की जाती है। बेसिक प्रिसीजन को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि प्लान। एक मिनट, सॉरी सर, ये ऑडिट रिस्क वाली बात अगर काइंडली दोबारा रिवाइज कर दें प्लीज। मैं बता देता हूँ। हमने क्लास के दौरान भी इस चीज को हमने कई बार डिस्कस किया कि 2 सूरतें होती हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल और एक होता है ऑडिट रिस्क। ये दोनों मिलकर बनाते हैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब जो ऑडिट रिस्क होता है वो आम तौर पर जो जनरल स्टैंडर्ड्स है, हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो ये कहता है कि आप जो 5% ऑडिट रिस्क जो है वो रख सकते हैं। यानी ऑडिट रिस्क से मुराद ये है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप जो ख्याल कर रहे हैं कि इसमें क्या कितनी कितनी चीजों में, यानी कंट्रोल्स की कितनी डेविएशन हो सकती हैं, और इनहेरेंट रिस्क इसके अंदर कितना हो सकता है, और डिटेक्शन रिस्क इसके अंदर कितना हो सकता है, वो सारी चीजें मिला के आप एक ऑडिट रिस्क का एक परसेंटेज रखते हैं
और वो परसेंटेज की बेसिस बना के अब बाकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें ऑडिट रिस्क की परसेंटेज दी गई है क्वेश्चन के अंदर, कोई एक रेंज, कोई भी एक अमाउंट दे दी गई है, कोई परसेंटेज दी गई है, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये हमेशा उस ऑडिट जो ऑडिट रिस्क है उसके अपोजिट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऑडिट रिस्क के अपोजिट होता है। इसी तरह कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जो ऑडिट रिस्क है वो कॉन्फिडेंस लेवल के अपोजिट होता है। यानी जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि टोटल जो चीज हमारे सामने होती है उसको हम 100% कंसिडर करते हैं, तो ऑडिट डिपार्टमेंट या ऑडिटर कभी भी 100% की एश्योरेंस नहीं देता, बल्कि हमेशा उसके अंदर एक मार्जिन रखता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आप 5% का मार्जिन रखेंगे जो रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर हम 5% ऑडिट रिस्क कह रहे हैं तो इसका मतलब है जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वो 95% है। और अगर हमें वो कहता है कि नहीं आपका ऑडिट रिस्क 10% है मिसाल के तौर पर, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 90% हो जाएगा। ये बात है, समझ रहे हैं जी मेरी बात? हेलो जी सर, ओके हो गया, थैंक यू। अब हमने कहा कि बेसिक प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने कहा कि प्लान्ड प्रिसीजन में से अगर पीजीडब्ल्यू यानी प्रिसीजन गैप वाइडनिंग जो हमने कैलकुलेट की है वो अगर माइनस की जाए तो जो बाकी बचेगा वो बेसिक प्रिसीजन होगी। अब आप कहेंगे कि प्लान्ड प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट की जाती है? ये हम पिछले प्रैक्टिकल में कैलकुलेट कर चुके हैं कि मटीरियलिटी में से जब एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर माइनस की जाती है तो जो बाकी बचता है वो प्लान्ड प्रिसीजन होती है। अब वो हमने कहा जो एक हमने जनरल जो बातें पढ़ी थी कि प्लान्ड प्रिसीजन कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर माइनस होनी चाहिए मटीरियलिटी में से। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले तो मटीरियलिटी का पता होना चाहिए कि आपने कितनी रखी है। या तो आपको अमाउंट दी होगी मटीरियलिटी की या आपने खुद कैलकुलेट करनी होगी। अभी आप खुद कोई भी आप रख लेंगे, प्रैक्टिकल करते हुए कोई भी अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.5 पे भी कर सकते हैं, 0.5% पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2% पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे लास्ट ईयर जो पेपर आया प्रैक्टिकल ऑडिट साइड का, उसमें वो बिलियन में अमाउंट दी हुई है। तो जब बिलियन में अमाउंट दी हुई है तो बेहतर है कि आप जो उसमें स्मॉलर साइड है वो वाली यानी 0.5% के बेसिस पे आप कैलकुलेशंस करें सारी की सारी। तो लिहाजा पहले आप कैलकुलेट करेंगे मटीरियलिटी में से एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर माइनस करेंगे, जो या तो 20% ऑफ मटीरियलिटी हो सकती है या पिछले 3 साल की जो MLE है उसकी जो एवरेज होगी वो आप 3 साल को जमा करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, जो एवरेज आएगा वो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर होगा, उसको हम माइनस करेंगे मटीरियलिटी में से, तो जो बाकी बचेगा वो होगी प्लान्ड प्रिसीजन। अब हमने चूंकि बेसिक प्रिसीजन कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले तो हमें पीजीडब्ल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो पीजीडब्ल्यू के लिए हमने कहा कि पहले एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को मल्टीप्लाई करें पीजीडब्ल्यू फैक्टर से। तो फैक्टर के लिए हमने कहा कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा जो आपने डिटरमिन किया उसके नीचे जो भी पीजीडब्ल्यू फैक्टर जो लिखे हुए नीचे ये टेबल बना हुआ है इसमें से आप फैक्टर उठा लेंगे और लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे उससे एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर से, तो आपका पीजीडब्ल्यू आ जाएगा, तो एक अमाउंट आ जाएगी खास किस्म से। आप उस जो बेसिक प्रिसीजन है उसको आप प्लान प्रिसीजन में से जब माइनस करेंगे पीजीडब्ल्यू को तो जो बाकी बचेगा वो बेसिक प्रिसीजन होगी। तो यहाँ पे हमें ये 2 बातें कैलकुलेट करने की समझ आई। क्योंकि मटीरियलिटी, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट और प्लान प्रिसीजन आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा भी करते रहेंगे, कोई बात नहीं, जब समझ आ जाए तो हम उसको मजीद उसमें ज़हन में रखना है। बात को असल में ज़हन में रखने का मकसद है कि बार बार रिपीट किया जाएगा तो इंशाल्लाह ज़हन में आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ आती है ना जी? हम आगे चलते हैं। ये फिर निसार को मैं कहूँगा वो आपसे शेयर कर लेगा ये वाला प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल में 4 है, तो इसमें आप डिस्कस करेंगे, इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें, उसको पढ़ें, देखें, बार बार इसको कैलकुलेट करें और फिर आगे हम चलेंगे कि इसके साथ कैसे करना है। एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने बीच में वो मैं भूल गया कि जी जैसे लास्ट टाइम जो ऑडिट साइड का प्रैक्टिकल का पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन था आया था उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दिए गए थे और टोटल अमाउंट दी गई थी कि टोटल एक्सपेंडिचर इतना है। उसमें फिर ये कहा गया था कि आप इसकी मटीरियलिटी कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर कैलकुलेट करें और प्लान प्रिसीजन कैलकुलेट करें। लेकिन साथ में एक ये भी था कि आप कंपोनेंट वाइज मटीरियलिटी कैलकुलेट करें और बेसिक प्रिसीजन करें और बाकी चीजें भी करें। अब उसके अंदर जो ये बाकी चीजें जितनी कैलकुलेट करने वाले बेसिक प्रिसीजन, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर और ये चीजें कैलकुलेट करनी थी, पीजीडब्ल्यू फैक्टर बताना था क्या होगा और जो
बेसिक प्रेसिशन फैक्टर कौन सा इस्तेमाल किया, ये सारे बताने थे उसके अंदर। उसमें एक छोटा सा नोट भी, ये जैसे ये लगा हुआ ना जो आपके सामने नजर आ रहा है अभी, ये टेबल जो नजर आ रहा है नीचे, इस टेबल के ऊपर जो उसने पेपर में बना हुआ था उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आप मटेरियलिटी यहाँ पे कंपोनेंट वाइज जो डिटरमिन होगी, वो जो आपने टोटल अमाउंट की जो मटेरियलिटी आपने कैलकुलेट की है उसका 50% यहाँ पे ले। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने उस नोट को सही तरीके से नहीं पढ़ा, जब पढ़ा नहीं है उस नोट को तो फिर तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी सारी की सारी। अब ये अगर चूंकि कोई भी चीज वहां पे प्लान प्रोसीजर के बारे में या एक्सपेक्टेड एग्रीगेट के बारे में, ये या बात समझ नहीं आई जो आपने की है सर, दोबारा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम जो ऑडिट साइड का, और वो अकाउंट साइड का नहीं मैं बात कर रहा, मैं ऑडिट साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट आते हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिकल के। तो जो उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था उसमें एक नोट दिया हुआ था कि जो टोटल एक्सपेंडिचर की, पहले कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर की आप मटेरियलिटी कैलकुलेट करें, तो वो एक अमाउंट कैलकुलेट हो गई, तो उसमें 0.5% के हिसाब से कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि वो बिलियन में वो अमाउंट थी। तो वो जब कैलकुलेट हो गई तो वो उसके अंदर हमने एक अमाउंट हमारी टोटल मटेरियलिटी की आ गई वहां पे। उस टोटल मटेरियलिटी को जो करना ये था, उस टोटल मटेरियलिटी का हमने, जैसे मिसाल के तौर पर वो जो अमाउंट थी ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वहां पे अगर आपके सामने पेपर तो नहीं होगा, उसमें जो पेपर था ना कंपल्सरी, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें लास्ट टाइम, उसमें एक टेबल दिया गया था। जी जी बेटे, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। उसमें जो टेबल दिया हुआ था ना क्वेश्चन 7 का, उसके उस पेपर में उसमें दिया था कि सबसे पहले बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो 172 बिलियन था, 172 बिलियन 115 मिलियन एंड 00 ये था, यानी 172.115 बिलियन अमाउंट दी हुई थी उसके अंदर। ये था टोटल एक्सपेंडिचर। जो नीचे उसने बता दिए थे 3 और 2 5 और 6 लिखे हुए थे वहां से, तो लेकिन 6 में से एक लोन्स एंड एडवांसेस की कोई अमाउंट उसने नहीं दी थी, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। तो ये इसमें पे का एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दिया हुआ था, सिविल वर्क्स का दिया हुआ था, जनरल प्रोविडेंट फंड का दिया हुआ था और पेंशन का दिया हुआ था। अब आप इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बनेगा वो 172.115 मिलियन बनना चाहिए। अब जब ये 172 बिलियन जो है, इसकी आपने मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी थी, वो आप किसी भी अमाउंट पे कर सकते थे, यानी 2% भी कर सकते थे, और ज्यादा बेहतर है कि 0.5% उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि वो अमाउंट बिलियन में। उसका जो कैलकुलेट जो रिक्वायर्ड था, पहला था कि मटेरियलिटी कैलकुलेट करें, तो इसकी 0.5% कैलकुलेट करनी थी 172 बिलियन की। दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर कैलकुलेट करना था, वो उसकी हमने कहा था कि जो 20% ऑफ मटेरियलिटी होगा। तीसरे नंबर पर था कि प्लान प्रिसीजन कैलकुलेट करें, तो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को मटेरियलिटी में से जब माइनस करना था, प्लान प्रिसीजन आ जानी थी। उसके बाद ये था ये ए पार्ट था उसका। बी में लिखा था फिल इन द टेबल मेंशन बिलो एट 78% कॉन्फिडेंस लेवल यूजिंग द डेटा टेबल गिवन बिलो। उसके नीचे एक पूरा टेबल बना हुआ था और एक टेबल का डेटा भी दिया हुआ था और उसकी पूरी डिटेल दी हुई थी, और नीचे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पे, फिजिकल एसेट्स, लोन एडवांसेस, जनरल प्रोविडेंट फंड और पेंशन की वो पूरी, वो आगे कॉन्फिडेंस लेवल बताया था कितना है बताएं, पीजीडब्ल्यू फैक्टर क्या होगा, मटेरियलिटी क्या होगी, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर क्या होगी, प्लान प्रिसीजन, पीजीडब्ल्यू, बेसिक प्रिसीजन फैक्टर फ्रॉम टेबल से बताना था, और एवरेज सैंपलिंग इंटरवल कैलकुलेट करना था, और पॉपुलेशन वैल्यू बतानी थी, और सैंपल साइज बताना था। ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। इसमें इस क्वेश्चन के जो ये टेबल बना हुआ था, इसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था। नोट में लिखा था यूज कंपोनेंट वाइज मटेरियलिटी ऑफ 50% ऑफ मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये लफ्ज इसके अंदर लिखा हुआ था, ये नोट लिखा हुआ था। अब जब ये लिखा हुआ है कि 50% ऑफ मटेरियलिटी ऑफ टोटल मटेरियलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोनेंट बने हुए थे, इन कंपोनेंट में आपने हर एक की अलग अलग 5% कैलकुलेट नहीं करनी थी, बल्कि जो टोटल मटेरियलिटी आई थी वो 172 बिलियन की, उस वाली मटेरियलिटी का 50% कैलकुलेट करना था। और जो नीचे टेबल बना हुआ था, सब जगह पे मटेरियलिटी में तमाम कंपोनेंट्स के सामने वो अमाउंट लिखनी थी जो आपकी मटेरियल 50% मटेरियलिटी आई है, और बाकी जाहिर है जो भी कैलकुलेशन होनी थी
उस मटीरियलिटी की बेसिस पे होनी थी, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड एग्रीगेट आप 50% जो कैलकुलेट उसका निकालना था। अब बेसिक प्रिसीजन भी, प्लान प्रिसीजन भी, एक्सपेक्टेड एरर भी, ये बेसिक प्रिसीजन सारी उसकी बेसिस पे कैलकुलेट होनी थी। वो हम बच्चों ने उसको पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा नहीं है तो जाहिर है वो फिर उसका जवाब तो सही नहीं आएगा। तो अच्छा सर, इसमें जो है मटेरियलिटी जो है हर दफा हमें परसेंटेज में दी होगी, या हमने कभी अज्यूम भी करनी है, जिस आप स्टार्ट में कह रहे थे 2% या 5% 172 के बिलियन के केस? मैं आपको ये जब मटीरियलिटी का हम पढ़ रहे थे ना चैप्टर 5 में, मैंने अर्ज किया था कि मटीरियलिटी के आमतौर पर 2 लेवल्स हैं। इसके लेवल हमारे उसमें फैम में मेंशन है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है हमारा। वो ये कहता है कि जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा, जब उसकी आप मटीरियलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने टोटल एक्सपेंडिचर को देखना है कि वो बड़ी जो उस एंटिटी का साइज बड़ा है या छोटा है। अगर उसका साइज बड़ा है तो 0.5% की कैलकुलेट करेंगे मटीरियलिटी, 0.5% के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, यानी 0.5% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो रेवेन्यू का पार्ट कर रहे हैं तो रेवेन्यू 0.5% ऑफ द रेवेन्यू ले लेंगे, वो आपकी मटीरियलिटी होगी। और अगर वो छोटी कोई अमाउंट आ रही है, छोटा एक्सपेंडिचर टोटल, तो फिर आप 2% ले लेंगे। ये स्टैंडर्ड है जो हमारा फैम हमें बताता है। तो हम स्मॉल और लार्ज का सर क्या उसका क्या मतलब पैमाना क्या है? स्मॉल और लार्ज का, किसको लार्ज कहेंगे, किसको स्मॉल कहेंगे? मैंने अभी अर्ज किया ना, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर अमाउंट मिलियन में है तो फिर वो स्मॉल कहलाएगी, अगर बिलियन में और ट्रिलियन में है तो वो लार्ज कहलाएगी। ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है। अगर मिलियन जी बेटे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बेटे। सर ये जो समर 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है ना, किसमें? समर का? जी 2021 में जो क्वेश्चन आया हुआ है सर, उसमें सर ये लिखा हुआ है ऊपर जो है ना टेबल दी हुई है ना, हेड ऑफ अकाउंट्स की जो आप बात कर रहे हैं ना, और उसके बाद उसमें रिक्वायर्ड है, उसमें लिखा हुआ है सर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर सेलेक्टिंग द बेस अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ योर कैलकुलेशन एंड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है सर, तो उसमें उन्होंने सिर्फ मटेरियलिटी मांगा है, कंपोनेंट वाइज मटेरियलिटी है, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर और प्लान प्रिसीजन है, ये 4 मांगी है। सही है सर? ठीक है। और इसके अलावा जो आप अभी टेबल एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जिसके आप कह रहे हैं कि ऊपर नोट लिखा होता है, उन्होंने जो है ये टेबल दी हुई है। तो सर ये जो टेबल मुझे लगता है ऐसी दी हुई है ना, क्योंकि जो 4 चीजें मतलब हमने फाइंड करनी है ना, वो तो हम ऊपर वाली टेबल से भी वो फाइंड कर सकते हैं ना, मतलब इस टेबल की फिर जरूरत नहीं होगी। जी बेटे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में ये मैं बात दोनों तरफ की कर रहा हूँ। आप उस पेपर की बात कर रही है जो अकाउंट साइड का पेपर आया है। आप उस मैं समझ गया, मुझे बात समझ आ गई। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने दोनों तरह से कैलकुलेट आपको करके दे दिया है। जो प्रैक्टिकल नंबर 2 मैंने कैलकुलेट किया था उसमें आपके यानी अकाउंट साइड वाले के लेवल की हमने बातें की थी, उसमें हमने वो रखा था। अभी जो चीजें मैं कुछ बयान कर रहा हूँ ये ऑडिट साइड वालों के लिए भी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये दोनों को पता होना चाहिए, अकाउंट्स वालों को पता होना चाहिए और ऑडिट वालों को इन चीजों का पता होना चाहिए। मैंने इसलिए बार बार रिपीट किया है कि जो लास्ट जी ठीक है बेटे समझ आ गया ना बात। और अब जी सर आ गई, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन केस इन्होंने हमसे नहीं पूछा है ना और टेबल दी हुई है तो फिर हमने बस वो चीजें फाइंड करनी है जो उन लोगों ने रिक्वायर्ड की हुई है ना। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह होगा उस क्वेश्चन को बेस बनाना ना, और कोई चीज नहीं बेस बनाना। अब मेरे आपका क्वेश्चन नहीं आपका दोबारा प्लीज रिपीट करें। थैंक यू सर, मेरा हो गया, बस मुझे समझ आ गई। नहीं अभी दूसरे स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है बेटे वो तो आपकी बात है। दूसरे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, क्या क्वेश्चन था बेटे आप बोले दोबारा? ये बड़ा एक चले कोई बात नहीं। तो मेरा मकसद ये था बताने का कि अगर अभी लास्ट टाइम तो ऐसी चीजें नहीं आई, अगर इस दफा अकाउंट साइड पे भी आ जाती हैं और ऑडिट साइड पे, तो फिर वो क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे? वो तो कहेंगे हमने तो सीखा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं ना हमें पता ही नहीं पे पीजीडब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं या बेसिक प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कम से कम हमें दोनों साइड को, ऑडिट साइड को भी और अकाउंट साइड को भी, दोनों चीजों का पता होना चाहिए कि बेसिक प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्रिसीजन गैप वाइडनिंग फैक्टर क्या होता है, और बेसिक जो पीजीडब्ल्यू फैक्टर्स क्या होते हैं, टेबल को कैसे यूज करना है, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं आता सवाल तो वेल एंड गुड, लेकिन जितना क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के मुताबिक जो जो रिक्वायर्ड है वही आपने कैलकुलेट करना है। अगर उस क्वेश्चन में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी कि एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर,
वो अगर कहते थे जी कि बेसिक प्रेसिजन कैलकुलेट करें, तो वहां तो बेसिक प्रेसिजन कैलकुलेट करने के कोई आपके पास चीजें नहीं होंगी जब तक आप प्लान प्रेसिजन नहीं कैलकुलेट करेंगे, और जब तक आप पीजीडब्ल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे आप बेसिक प्रेसिजन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए ये चीजों का पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको जब पेपर में बैठे हों तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये एक बात समझानी है कि आपके जो चैप्टर 8 है ना, वो हमने उसकी तमाम चीजों को अभी डिस्कस नहीं किया, हम वक्त वक्त थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि अपर एरर लिमिट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, अगर आपको यूईएल कैलकुलेट करने का, तो उसके लिए आपके सामने ये एक टेबल आ रहा है। जो अपर एरर लिमिट है बेसिकली वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। अपर एरर लिमिट 3 चीजों से मिलकर बनती है। वो क्या क्या चीजें होती हैं? नंबर 1 मोस्ट लाइकली एरर, जो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉन एरर। और मोस्ट लाइकली एरर कैलकुलेट करने का मैंने आपको जो फर्स्ट हमारा था उसमें बताया था कि मोस्ट लाइकली एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद बेसिक प्रेसिजन का हमें पता होना चाहिए। यूईएल कैलकुलेट करने के लिए बेसिक प्रेसिजन के बगैर यूईएल कैलकुलेट नहीं होगी, जिसको हम अपर एरर लिमिट कह रहे हैं। उसके बाद प्रेसिजन गैप वाइडनिंग, अगर हम यूईएल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों का पता होना जरूरी है। नंबर 1 मोस्ट लाइकली एरर, नंबर 2 बेसिक प्रेसिजन, नंबर 3 प्रेसिजन गैप वाइडनिंग। ये तीनों चीजें पता होंगी तो तब हम इसको, जो टाइम बड़ा शॉर्ट होता जा रहा है तो 2 मिनट बाद लगता है मुझे बंद ना हो जाए, तो ये चीजें आपके सामने आ गई। इसमें जो रेड में मैंने शो किया ये टोटल यूईएल बनती है। लेकिन चूंकि अब देखना ये होता है कि ओवर स्टेटमेंट भी आ रही है, अंडर स्टेटमेंट भी। अगर दोनों सूरतें आ रही हैं तो फिर ये देखना होगा कि अपोजिंग एमएलई को एक दूसरे में से माइनस करना होगा। ओवर स्टेटमेंट में से अंडर स्टेटमेंट माइनस करनी होगी, अंडर स्टेटमेंट में से ओवर स्टेटमेंट माइनस करनी होगी, और फिर एक नेट यूईएल का कंपोनेंट निकालना होगा। अगर नेट यूएल ना पूछा जाए और सिर्फ यूईएल पूछा जाए कि यूएल कैलकुलेट करने की क्या ये डेटा है, एमएलई भी दियो, बेसिक प्रेसिजन भी दियो और प्रेसिजन गैप वाइडनिंग भी दिया हो, तो फिर आप इन तीनों को प्लस करेंगे। प्लस करके जो जवाब आपका आ रहा है वो आपकी यूईएल होगी, आइदर ओवर स्टेटमेंट की या अंडर स्टेटमेंट की। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अंडर स्टेट नहीं मिलती, अंडर स्टेटमेंट नहीं मिलती, तो जो ओवर स्टेटमेंट आई है वही आपकी यूएल होगी फॉर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इस टेबल को आप देखें, इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है मिसाल के, उसमें ओवर स्टेटमेंट की तो हमारे पास एमएलई थी, अंडर स्टेटमेंट की निल थी, कोई नहीं आई, 0 थी, अंडर स्टेटमेंट कोई नहीं आई। लेकिन जब निल हो तो बेसिक प्रेसिजन तो कैलकुलेट करनी होती है, और बेसिक प्रेसिजन का हमने ये पढ़ा है कि उसको हम प्लान प्रेसिजन में से जब पीजीडब्ल्यू माइनस करते हैं, जो बाकी बचता है वो बेसिक प्रेसिजन होती है। तो बेसिक प्रेसिजन उसकी क्वेश्चन में दी हुई थी कि वो दोनों की एक जैसी है बेसिक प्रेसिजन। अब लेकिन जो प्रेसिजन गैप वाइडनिंग था वो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता होता है कि एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को जब पीजीडब्ल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब ये प्रेसिजन गैप वाइडनिंग निकलती है। तो अंडर स्टेटमेंट की कोई ऐसी एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर या पीजीडब्ल्यू फैक्टर नहीं था, लिहाजा वो नील हमने लिखी है। तो उसमें लेकिन प्रेसिजन गैप वाइडनिंग के ओवर स्टेट में हमारे पास एक अमाउंट आ गई, वो आ गई। इन तीनों को, एमएलई को, बीपी को और पीजी वाइडनिंग को जब मैंने टोटल किया तो वो 3.584850 आ गई, और अंडर स्टेटमेंट को जब टोटल किया तो वो एक ही अमाउंट है वो आ गई। तो ये एक्चुअली ये दोनों यूईएल हैं, यानी एमएलई, बीपी एंड पीजीडब्ल्यू का जो टोटल आ रहा है वो एक्चुअली यूईएल है। और लेकिन चूंकि हमने देखा है कि कुछ अंडर स्टेटमेंट भी हैं, कुछ ओवर स्टेटमेंट भी हैं, तो लिहाजा ओवर स्टेटमेंट ज्यादा है, उसमें से जब अंडर स्टेटमेंट को माइनस किया तो फिर भी एक 3.584850 की अमाउंट जो है वो बड़ी है कि ये नेट यूएल आ गई है। अब इसमें देखना ये होता है कि जो 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 चैप्टर 8 चल रहा है उसके अंदर जो मटीरियलिटी की अमाउंट ली गई है बेसिकली वो 3 मिलियन है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे वो 3 मिलियन है। लिहाजा यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते करते उस एंटिटी के हम पहुंचे हैं तो यूईएल जो है वो 3.584 होगी, जो 3 मिलियन से ज्यादा है। चूंकि 3 मिलियन से ये ज्यादा आ गई है लिहाजा ये रिजल्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट कहते हैं। लेकिन ये तो है एक जवाब मैंने आपको बता रहा हूँ ऐसी सूरत। लेकिन अगर आपके पास अंडर स्टेटमेंट भी हो, ओवर स्टेटमेंट भी हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी नेट यूएल भी आएगी और ओवरऑल जो कंपोनेंट वाइज भी ओवर स्टेटमेंट की यूएल भी आ जाएगी और अंडर स्टेटमेंट की भी यूएल आपके सामने आ जाएगी और फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये हमने जो एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स वहां पे दिए थे, तो कंपोनेंट वाइज भी अगर हम यूएल कैलकुलेट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो रेवेन्यू लेफ्ट साइड पे ऑडिट एरिया दिया रेवेन्यू का, उसकी ओवर स्टेटमेंट्स और अंडर स्टेटमेंट हमने कैलकुलेट किए हैं।
ہمیں یہ پتا ہے کہ یو ایل کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایم ایل ای کو بی پی کو اور پی جی ڈبلیو کو آپس میں ایڈ اپ کیا جاتا ہے. تو اوور اسٹیٹمنٹ ریونیو کی 1.190 یو ایل بن رہی ہے, انڈر اسٹیٹمنٹ کی 9,50,000 بن رہی ہے. یہ کیلکولیشن دے رہا ہوں کہ یو ایل کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اسی طرح پروڈکشن ایکسپینڈیچر اگر آ رہا ہے اس کی اوور اسٹیٹمنٹ کچھ آ رہی ہے, کچھ انڈر اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, وہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ادر ایکسپینڈیچر کوئی بتایا گیا اس کی ایم ایل ای اور بی پی اور پی جی ڈبلیو اوور اسٹیٹمنٹ کے بھی اور انڈر اسٹیٹ کے ہم کیلکولیٹ کر کے لگا لیتے ہیں, ان تو سب کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں, تو جو جواب آتا ہے وہ ہمارا یو ای ایل ہوتا ہے. یہاں تک ہمیں ایک بات سمجھ آنا چاہیے کہ یو ای ایل کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اور ہم نے 3 چیزیں آج پڑھی ہیں کہ بی پی کیسے کیلکولیٹ ہونی ہے, بیسک پریسیجن کیسے ہونی ہے, اور پھر جو پریسیجن گیپ وائڈننگ ہے وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے, اور پھر یو ای ایل اگر کیلکولیٹ کرنی پڑ جائے تو وہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. یہ ہمیں 3 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے یو ایل کے لیے, ایم ایل ای کا, بیسک پریسیجن کا اور پی جی ڈبلیو کا. ان کی فگر ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اگر ہیں تو ٹھیک, جو نہیں فگر اس کی 0 کنسیڈر کی جائے گی, اور باقی کو آپس میں ایڈ اپ کر کے یو ایل ہم کیلکولیٹ کر لیں گے, اور یہ ہمارے سامنے ایک چیز آ جائے گی. اور یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے جو ہم نے پڑھ لی ہے. امید ہے آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں بھی کچھ ہم نے جو پریکٹیکل کی ایسپیکٹ پڑھی ہیں, تو مجھے دونوں سائڈ کے لیے یعنی اکاؤنٹ سائڈ کے لیے بھی اور آڈٹ سائڈ کے میرے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اس کو آپ غور سے دیکھیں گے, اور میں ان کو نثار صاحب کو کہتا ہوں کہ اس کو شیئر بھی کر لیں, میں ان کو یہ کر دیتا ہوں, اور پھر اس کو آپ دیکھیں, بار بار دیکھیں کہ جہاں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی پھر مجھے کر لیں, اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن, جسٹیفیکیشن یا جو کلیئرٹی چاہیے وہ آپ سے شیئر کر لوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا اللہ حافظ. Thank you very much. Recording stopped.